ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो फिर शुरू करते हैं नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो संकुल यौगिक होते हैं, उपसे संयोजी यौगिक होते हैं, तो उसमें ज्यामितीय समयावता और प्रकाशिक समयावता कैसे प्रदर्शित होती है। ठीक है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये टॉपिक था पिछला हमारा, और पिछले वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। और अब जो हमारा नया टॉपिक आएगा वो आएगा बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में बंधन सिद्धांत, यानी कि यहां पर सीधा सा अगर हम देखें तो बंधन सिद्धांत पढ़ने हैं हमको। बंधन सिद्धांत का मतलब है कि संकुल यौगिकों में बंध कैसे बनते हैं। तो बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का मतलब है संकुल यौगिकों में बंधन सिद्धांत कैसे होता है, संकुल यौगिक कैसे बंध बनाते हैं। इसमें हम बात करें तो दो थ्योरीज हैं, दो सिद्धांत हैं। इसमें एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। और दूसरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये दो थ्योरीज होती हैं जिनके द्वारा हमको सीखना है कि बॉन्डिंग कैसे होती है संकुल यौगिकों में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। एक एक करके दोनों की स्टडी करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और धीमे धीमे करके दोनों थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, दूसरे थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं और उसकी डिमेरिट्स देखते हैं, क्योंकि जब डिमेरिट्स आएंगी तभी हमको नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने में समझ में आएगी। तो संयोजकता बंध सिद्धांत, इसके कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी संकुल में, अब बता चुके हैं कि संकुल किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। अगर आप पहली बार आए हो इस वीडियो पे, क्लिक थ्रू करके आए हो, तो यहाँ पर आप पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हो, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं हमने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को हम एक्सप्लेन करते चले आ रहे हैं। उसी के इंटरनल जो है ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो उसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कुछ होता है, कॉम्प्लेक्स जो भी होता है, संकुल जो भी होता है, उसमें जो मेटल है, ठीक है, मेटल जो है वो एटम फेज में हो सकता है या आयन फेज में हो सकता है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें मेटल एटम या आयन होगा। और सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मेटल एटम और आयन वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं कि जब कोई मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके वो चार्ज गेन कर लेता है, उस पर जो चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उस मेटल एटम या आयन पर जो चार्ज होता है, एक्चुअली एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, अगर मेटल एटम होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, शून्य होगी। यानी अगर किसी संकुल में कोई ऐसा मेटल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है तो वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। जब ये एग्जांपल्स आएंगे इसके, तब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहले पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन होगा वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयन बनाएगा, यानी कैटायन बनाएगा, और कैटायन बना करके वो अपने ऑर्बिटल्स को फ्री करेगा। ठीक है, सेकंड, आयन जो ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहां से उसके जो कुछ कक्षक हैं, डी कक्षक हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, वो फ्री हो जाएंगे, उनमें हम वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्योंकि मेटल एटम किससे बॉन्डेड रहता है, मेटल एटम बॉन्डेड रहता है लिगेंड से। ठीक है, और लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं लोन पेयर डोनर। लिगेंड को क्या कहते हैं, लोन पेयर डोनर कहते हैं। जो मेटल एटम
या मेटल आयन किसी को भी लोन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं, वो डोनेट करते हैं किसमें, फ्री डी ऑर्बिटल्स में या एस ऑर्बिटल्स में या पी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, किसी में भी डोनेट कर सकते हैं। वो अवेलेबल क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है ऑर्बिटल्स की, उसके बेसिस पर। लेकिन जो मेटल एटम या आयन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपने डी ऑर्बिटल को फ्री करता है, एस को फ्री करता है, डी को फ्री करता है, किसी को भी फ्री करता है, मेनली किन ऑर्बिटल्स को फ्री करता है, वो डी ऑर्बिटल्स को फ्री करता है। अब सेकेंड, जो उसके फ्री डी ऑर्बिटल्स हैं, फ्री ऑर्बिटल्स, तो फ्री ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स क्या करते हैं, डोनेट लोन पेयर, लिगेंड्स डोनेट लोन पेयर, फ्री ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि अगर लोन पेयर डोनेट करने में, अगर लोन पेयर डोनेट करने में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल, अगर यहां पर आउटर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो यहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब यहां पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन के इनर डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो इनर डी ऑर्बिटल्स होते हैं 3D और आउटर डी ऑर्बिटल्स होते हैं 4D। अगर लोन पेयर यानी लिगेंड जो है वो डोनर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लिगेंड जो कि एकाकी युग्म देता है, ठीक है, उसे लिगेंड कहते हैं, लिगेंड का नाम लिगेंड ही रहता है, और डोनर का मतलब है दाता परमाणु, तो लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी युग्म। तो यहां पर लिगेंड जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अगर वो भीतर के डी कक्षक में, भीतर के डी कक्षक का मतलब है इनर डी ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल्स, 3D कक्षक में अगर लोन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो वहां पर निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल। कौन से संकुल बनते हैं, निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। और अगर बाह्य डी कक्ष में यानी 4D कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है दाता परमाणु लिगेंड, तो वहां पर उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के संकुल बनते हैं, निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल, ठीक है। और ये कब बनते हैं, जब लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। और लोन पेयर डोनेट कहां करता है, अगर इनर डी ऑर्बिटल में करेगा तो निम्न चक्रण संकुल, बाहर के डी ऑर्बिटल में करेगा तो उच्च चक्रण संकुल, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आफ्टर डोनेटिंग लोन पेयर, ठीक है, यानी लोन पेयर देने के बाद अब वहां पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन consist of unpaired electron, then it will be paramagnetic. If all electrons in d orbital of metal ion are paired except lone pairs, then complex is diamagnetic. यहां पर ये दो कैरेक्टर हैं, कब, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएंगे, मतलब जब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, कौन देगा, जो लिगेंड है वो डोनर एटम देगा। डोनर एटम से मतलब लोन पेयर आने के बाद जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उन डी ऑर्बिटल्स में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है, अनपेयर्ड, हमको
डोनेटेड लोन पेयर नहीं देखने। अगर डी ऑर्बिटल में लोन पेयर आ रहा है हमको उसको नहीं देखना है। जो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में, हमको उन पर कंसंट्रेशन करना है, हमको उन पर कंसंट्रेट करना है, मतलब उनके बारे में देखना है। उनमें अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक कहते हैं अनुचुंबकीय, हिंदी में इसको कहेंगे अनुचुंबकीय। कहने का मतलब है कि जब लिगेंड दाता परमाणु दे देगा, दाता इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देने के बाद अगर डी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, एकल इलेक्ट्रॉन है, जो डी कक्षक, जो मेटल आयन का, धातु आयन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, वो अगर एक भी अयुग्मित है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। और यदि जो लोन पेयर लेने के बाद, यानी डी कक्षक में लोन पेयर आ गए, उसके बाद अगर डी कक्षक में धातु के आयन के खुद के इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित हैं, जो आ रहे हैं युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म जो आ रहे हैं उनको नहीं देखना है, उसके डी के जो खुद के इलेक्ट्रॉन है धातु आयन के, वो अगर एकल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है एक भी, तो अनुचुंबकीय होगा। और अगर डी कक्षक में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, दाता इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, जो इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहे हैं उनको छोड़कर डी के खुद के इलेक्ट्रॉन जो धातु आयन के हैं, अगर वो युग्मित हैं, तो वहां पर वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक है। ये दो प्रकृति होती है जो कि डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती हैं। यहाँ पर ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो स्थिति को निर्धारित करेंगे, संकुल की प्रकृति को निर्धारित करेंगे। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, ज्योमेट्री है वो कैसी होगी। स्ट्रक्चर का निर्धारण जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, यानी जब धातु परमाणु अपने डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन लेगा, डी ऑर्बिटल्स में लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो वहां पर उस पर कुछ संकरण आएगा। हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर sp3 संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसकी आकृति टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। यानी यहां पर क्या है कि अगर धातु परमाणु, धातु आयन, यहां पर लिखा है मेटल आयन, धातु आयन अगर sp3 कक्षकों में, एक s और 3p कक्षकों में क्या लेता है? लिगेंड से लोन पेयर लेता है, तो वहां पर उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल होगा। और अगर dsp2 ऑर्बिटल में लेता है, dsp2 कक्षकों में लेता है, तो उसकी आकृति जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर, जिसको कहते हैं वर्ग समतलीय। कैसी आकृति बनाएगा ये? वर्ग समतलीय आकृति बनाएगा। कब? जब 4 लिगेंड आएंगे और dsp2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। यहाँ पर दोनों में 4-4 लिगेंड आएंगे, और अगर 6 लिगेंड आते हैं तो वहां पर sp3d2 या d2sp3, इनमें से कोई एक संकरण होगा और आकृति उसकी बनेगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, जिसे हम कहते हैं अष्टफलकीय आकृति। कैसी आकृति बनाएगा ये? अष्टफलकीय। तो किसी भी संकुल में सबसे पहले पॉइंट क्या है? ये पूरी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जो मेटल आयन होगा वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कोई भी मेटल आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद वो अपने डी कक्षकों को रिक्त करेगा। दूसरी बार क्या होगा कि जो डी कक्षक रिक्त हुए हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धातु के आयन के जो डी कक्षक रिक्त हुए हैं, उन डी कक्षकों में लिगेंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने पास जो उसके पास लोन पेयर है, एकाकी युग्म है, वो आकर के डी कक्षकों में देगा। और डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म देने के बाद फिर हम निर्धारित करेंगे उसकी आकृति क्या है। आकृति निर्धारित करनी है तो हमको देखना पड़ेगा कि लिगेंड ने किन किन ऑर्बिटल्स में, किन किन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दिए हैं। अगर 4 लिगेंड आ रहे हैं तो 2 संभावनाएं हैं, एक s और 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वहां पर जो संकुल बनेगा, जो उसकी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी जो आकृति होगी वो होगी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। और अगर 4 लिगेंड देते हैं dsp2 ऑर्बिटल्स में, dsp2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, तो वहां आकृति होगी वर्ग समतलीय, जिसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। और अगर 6 लिगेंड आएंगे तो उसमें 2 कंडीशन है, sp3d2 या d2sp3। आप कहोगे एक ही बात है, पहले d2 लिख दिया है और बाद में d2 लिख दिया है, आगे पीछे कर दिया है। नहीं, ये हम एग्जांपल से समझेंगे कि sp3d2 कब आएगा और d2sp3 कब आएगा। वो हम यहाँ समझ सकते हैं कि इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल, उससे समझेंगे। बात अभी समझ में आएगी एग्जाम्पल से। तो ये अगर
6 लिगेंड आएंगे तो ये इसका संकरण होगा, और संकरण पे यहाँ आकृति होगी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। अब इलेक्ट्रॉन युग्म देने आएगा, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। अगर 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो वहां बनते हैं निम्न चक्रण संकुल, और बाह्य डी कक्षक में देता है, 4D कक्षक में देता है तो बनते हैं उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, फिर आता है अगर इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के बाद धातु आयन के डी कक्षक में खुद के जो इलेक्ट्रॉन है अगर एक भी अकेला रहता है तो उसे कहते हैं अनुचुंबकीय, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक, ये अपनी थ्योरी है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, एक एक करके एग्जांपल समझेंगे, और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ये सारी थ्योरी हमको क्लियर होगी। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आगे के एग्जांपल्स पे गौर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल आता है एक, जिसके बारे में हम खूब खुल के विचार रखेंगे, जिससे कि हमारे आगे के एग्जांपल इजी हो जाए। तो हम यहाँ पर चलते हैं एग्जांपल पे, और इसमें हम लेते हैं हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, इसका नाम अगर हम लिखें, हिंदी में अगर लिखें तो यही नाम आएगा। हिंदी में अगर देखें तो हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर में सारा बताया था आपको नाम कैसे लिखते हैं। अब यहां पर इस नाम से हम पहले बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें पता करना है कि हमको मेटल आयन कौन है, मेटल पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सब पता करना है हमको। तो फटाफट इसका फॉर्मूला होता है हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन। हेक्सा एमीन का मतलब हुआ NH3, एमीन S3 होता है, तो कितने हेक्स मतलब हेक्सा मतलब 6। ठीक, और साथ में क्या है क्रोमियम। अब क्रोमियम बाद में लगाएंगे कि पहले, क्रोमियम धातु है और धातु हमेशा पहले आएगा, तो यहाँ लिख देंगे Cr। ये बन गया हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स। और कुछ है क्या, हेक्साएमीन मतलब 6 एमीन, क्रोमियम मतलब Cr। अब क्या है थर्ड। अब ये थर्ड किसके लिए लिखा है, ये थर्ड किसके बाद आ रहा है, क्रोमियम के बाद आ रहा है, तो ये थर्ड जो है क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था है, यानी क्रोमियम पर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव, क्योंकि रोमन नंबर में लिखा है, और रोमन नंबर में धातु की ऑक्सीजन अवस्था लिखी है, और धातु की ऑक्सीजन अवस्था हमेशा धन में होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए क्रोमियम पर कितना चार्ज लगा देंगे, 3 पॉजिटिव। अब क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव है तो इसका चार्ज कितना हो गया, +3। ठीक, अमोनिया कितने हैं, 6, और इस पर कितना चार्ज होता है, 0। ठीक, इक्वल टू सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, +3 आएगा। 6 0 6 मतलब 6 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, +3 बचेगा, यानी इस पूरे पर कितना चार्ज आएगा, +3। तो ये हमने चार्ज निकाल लिया, और ये चार्ज किसका है, ये चार्ज है क्रोमियम धातु का, यानी क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ कितनी है, +3। अब थ्योरी को पॉइंट वाइज फॉलो करते हैं। सबसे पहले धातु कौन सी है इसमें, क्रोमियम, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 24, एटॉमिक नंबर 24। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 4s1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब धातु यहाँ पर मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो यानी ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के इक्वल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो क्रोमियम पर कितना चार्ज आ रहा है, +3, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज करेगा, तो सिंपल सी बात है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, 4s, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब रिलीज कितने कर रहा है, 3, क्योंकि +3 चार्ज है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसमें से एक कहां से जाएगा, 4s से, और बचे 2 तो कहां से जाएंगे, 3d से। अब 3d में 5 है और 2 और चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, अपने आप लगा लीजिए साहब। तो बाकी का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 3 4s 0। ठीक है, मतलब क्या है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसने अपनी ऑक्सीडेशन के स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर ली। अब इसने अपने 3d ऑर्बिटल को फ्री कर लिया। यहाँ 3d ऑर्बिटल्स को बनाते हैं, तो 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 3d के बाद क्या है, 4s, क्योंकि 4s भी इसने फ्री कर लिया है, यानी कि अपने ऑर्बिटल्स को इसने फ्री कर लिया। सेकंड पॉइंट क्लियर करा। तो 3d में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, 1 2 3, और ये क्या है, 4s। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई, 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब जो
फ्री ऑर्बिटल्स हैं जो क्रोमियम ने क्रोमियम आयन ने फ्री करे अपने ऑर्बिटल्स को, उन ऑर्बिटल्स में क्या करेगा वो इस लिगेंड्स के थ्रू लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। कितने लिगेंड्स आ रहे हैं? 6 लिगेंड हैं। यानी कि इसमें से देखो एक अमोनिया कितने लोन पेयर देगा? 1 लोन पेयर देगा, ठीक है। और कितने आ रहे हैं? 6 लोन पेयर आ रहे हैं। तो कितने हाउस चाहिए इसको? 6 हाउस चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। लेकिन यहाँ कितने अवेलेबल है? 3। यानी कि यहाँ पर जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम इस सर्कल से शो करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 3 सर्कल हो गए, लेकिन है कितने यहाँ पर? 6। इनको 3 और चाहिए, तो 4 है। सबने भैया को बुला के लाएगा, फटाफट चल भाई भंडारा चल रहा है, चला फटाफट खाने चलते हैं। अब वो 3 अपने भाइयों को बुला लाया और उसमें क्या उसने डोनेट करवा दिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करवा दिए। तो इस तरीके से यहां पर कितने ऑर्बिटल्स यूज हो गए आप यहां से काउंट करो। देखो हमने दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शो किया है। ये जो एरो से इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं ये एक्चुअली इस क्रोमियम के खुद के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर क्रोमियम का अधिकार है, जो क्रोमियम के पावर में है। बाकी ये जो सर्कल से इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर रहे हैं ये लिगेंड्स के डोनेटेड एटम्स हैं, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पेयर के फॉर्म में आए हैं और इनका पूरा पेयर एक ऑर्बिटल प्लेस करेगा। इनको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, पूरा का पूरा पेयर एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक कक्षक में आएगा। तो कितने कक्षक यूज हो गए? 6 कक्षक यूज हो गए, जिसमें डी के कितने हैं यहां पर लिखा जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स गिवन बाई 6 अमोनिया लिगेंड्स, ठीक है। अब यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? कितने डी ऑर्बिटल हैं? 1 2, यानी कि D2, एक S और P के 1 2 3, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया? D2sp3। अब देखो वीडियो पीछे करके देखोगे आपको यहाँ पर सब चीज मिलेगी। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ गया, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इसकी स्ट्रक्चर होगी आकृति, स्ट्रक्चर आकृति मतलब ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय, ठीक है। फिर बात आती है कि इसका नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। अब आप देखिए यहां पर मैंने बताया था क्रोमियम आयन जो है उसके डी ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं। इसका मतलब है जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो लिगेंड दे रहा है, उनको हम नहीं देखेंगे, उनको छोड़ देंगे। हम देखेंगे कि क्रोमियम के खुद के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। उसके खुद के 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों सिंगल स्टेट में है, अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर उसका नेचर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब है यहां पर इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है। हिंदी में अगर हम समझेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो प्रकृति कैसी है? अनुचुंबकीय है। आ से अयुग्मित, आ से अनुचुंबकीय, याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? लो स्पिन या हाई स्पिन। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देने आ रहा है? अमोनिया लिगेंड देने आ रहा है। तो वो 3D ऑर्बिटल में दे रहा है या 4D में दे रहा है? 4D तो दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं 4D यहाँ पर। तो किस में दे रहा है? वो दे रहा है 3D में। यानी इंटरनल डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं किसके लिए? लोन पेयर लेने के लिए इंटरनल डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। तो यहां पर बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पता कर ली, किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पता कर लिया, नेचर पता कर लिया, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो पता कर लिया। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं निम्न चक्रण संकुल। ये आपको अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो एक थ्योरी हमने आज पढ़ी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल आज हमने देखा है। अब इसी तरीके से हमको कुछ और एग्जांपल देखने होंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को ढंग से टैली करिए क्योंकि पूरी थ्योरी अगले एग्जांपल्स में समझ में आएगी। पूरा जो सिद्धांत है वो अगले एग्जांपल में हमको समझ में ढंग से आएगा, और अगले एग्जांपल देंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई दिक्कत आ रही है,
कोई हेल्प चाहिए, किसी टाइप की चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।